नमस्कार। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। उसका आंचल मेरी पीठ पर फुरफुरी बुरकता निकल गया, पर वह तो आगे निकल चुकी थी। आंखें नीची थी और कुछ कर रही थी, हमेशा की तरह शांत सौम्य। बेकरारी का कोई कण उसके आसपास नहीं। मुझे लगा मेरे संग धोखा हो रहा है। किसी पुकार को सुनकर पलटता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मैं सम्मूढ़ सा ताकता रह जाता हूँ। गर्म हवा के गोले फिर मेरी धमनियों में उड़ने लगे। नहा कर आता हूँ, मैं बोला। अब यहाँ तो वैसी शिकायत मत करो। गौतम ने झिझकारा। तुम भीतर भर के ले आए होंगे वहाँ की लू। मैंने कुछ कहा? अपराधियों सा मैंने प्रश्न किया। खूब रही, गौतम डांटता गया। गर्मी हो अपने अंदर और कोसे दे बाहर को। इससे बेहतर इन दिनों तो फिर बस कैलाश मानसरोवर की कोई बर्फीली गुफा ही होगी। हंस दिया, फिर चिंतित होकर बोला, यह कपकपी छूटना अच्छे आसार नहीं है। तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा? मैंने बाथरूम के दरवाजे की कुंडी लगाई। आलीशान बाथरूम, आजकल के सोने वाले कमरों से बड़ा। बड़ी बड़ी बाल्टी, नल और पटरे के बावजूद जिसमें खालीपन बज रहा था। सूखी हवा रास्ता चीरती मेरी नाक की नली में साए साए बह रही थी। परेशान होकर मैंने देर तक सिर नल के नीचे पड़ा रहने दिया। सांसों में थोड़ी राहत घुली, पर नमी नहीं। रेस्ट हाउस के बाहर भीतर निरिंग सन्नाटा था। जंगल चुप था, झील पारदर्शी पत्थर की तरह और पहाड़ियाँ जैसे ठहरा धुआं। हम अचानक ही यहाँ पहुँच गए थे, सूखी जलाती लू से भागते हुए। पुराना अकेला जंगल का रेस्ट हाउस, जिसके ऊंची छत वाले बड़े बड़े कमरे खोले तो ना जाने किस जमाने की गंध बाहर लपकी। अंग्रेजों के ज़माने की महक है, मैंने कहा। तो वह हंसने लगी, हंसती गई। अपनी आवाज़ से शर्माकर मुंह गौतम की बाह पर दबा दिया, पर कंधों का हिलना ना रुका। गौतम ने उसका रक्ताब चेहरा घुमाया और उसे देखकर खुद भी हंसने लगा। उसे चूमने लगा। गर्मी से तपते चेहरे। उस रोज़ मैं इत्तेफाक से उनके यहाँ पहुँच गया था, बल्कि इधर कुछ ज़्यादा ही होने लगे थे ऐसे इत्तेफाक। आए दिन मैं बेचैन होने लगता, गर्मी को धकेलकर अलग करने के प्रयास में इधर से उधर चक्कर काटता। शाम को लू थमती भी, पर मेरे अंदर भाएं भाएं बजती। धरती पर दहकन छोड़ जाती। कोई लपट जो अदृश्य फिरती सांसों में आग लगा गई थी। लंबी लंबी सांस खींचता और उनकी गर्मी से हपहपाने लगता। तड़पता हुआ उधर की राह पकड़ लेता, उधर बढ़ते बढ़ते घबरा के लौटने लगता। चौथी पांचवी दफ़े नहाता, 12वीं 13वीं दफ़े सिर पर गीली तौलिया लपेटता, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बदन को पानी से तर करके ज्यों ही अलग होता कि फिर तंदूर बन जाता। खून भी झुलस गया था। अपना हाथ अपने ही सिर पर रखता तो लुआट की तरह चिनकता। कदम उठ ही जाते, वहाँ पहुँच ही जाता। तब गौतम के संग बातें करता और उद्बस आँखों से उधर देखता रहता। वह साए की तरह मंडराती रहती। हैरत की बात थी कि जो इतने बरसों से सामने होकर भी अनुपस्थित सी थी, वह कैसे आज कमरे में ना होने पर भी मौजूद हो गई है। साया भी अपना साया छोड़ गया है। जैसे धीरे धीरे लहरें आती रही, हल्की और सहज। संवित क्षणों में जब पता चला तो हम भीगे हुए थे। बरसों से मैं उन दोनों को देखता आ रहा था। गौतम तो साथ साथ बड़ा हुआ, क्रिकेट की दीवानगी में, शोरगुल की परवानगी में। गरांडील, बातूनी, हंसोड़ इंसान सभी दंग रह गए थे कि वह अरेंज शादी के लिए हाँ कैसे कर गया। सारी महबूबाओं को छोड़कर यह रंगीला घर घुस्सू बनेगा, वह भी इसके साथ, जिस पर खुली बिंदास हवा का एक कतरा नहीं पड़ा था।
बोलती ही नहीं थी। यह क्या बड़े शहर के मौजी मियाँ से बराबरी करेगी। और इस सदी में तो ससुर भी गऊ जैसी बहू के गुण नहीं गाते। यह साया थी, गौतम को भी आंख उठा के नहीं देखती। अबदन व्यक्तित्व वाली, ध्यान में न आने वाली। आमने सामने हम में कम ही कभी बातें हुई होंगी, जबकि कितनी ही बार मैं गौतम के लौटने के पहले पहुंचा हूँ। बस एक मौन परिचितपन से वह बिना शक्कर की चाय की प्याली मेरे लिए बना के तिपाही पे रख देती। एक दिन देखा कि अब प्याली मेरे हाथ में थमाकर वह तिपाही पास खींच देती है। शहर के परितप्त मौसम से बेताब मैं हाथों में कपकपी छिपाता बहुत संभालकर प्याली इस कोने से पकड़ता, शक की निगाहों से उसके कसबाती रूप को देखता। लू धूल के बवंडर उड़ा रही थी। सब कुछ भुरभुरा मटमैला मिट्टी के रंग का हो गया। शहर पर धूल का गगन मनहूसी से टंग गया। धरती चटकने लगी, रास्ते खड़बड़ा गए। लू मेरे अंदर गर्म हवा के गोलों को लहकारने लगी। मैं अजीब बदहवासी में चाय पीता, गौतम से बातें करता, तरावट की साध में इधर उधर होता। वह काम करती रहती, सांवले चेहरे पर बड़ी बड़ी आँखें, ऊपर के होंठ के आकार को दोहराती श्याम रोओं की लकीर। मैं उचक्कर खिड़की के बाहर ताकता, जहाँ पेड़ पर पत्ते कुत्ते की जबान की तरह लटक गए थे, हाँफते हुए। गर्मी गर्मी गर्मी, और कोई बात नहीं बची थी। मैं अटक अटक कर बोलने लगता। साल दर साल यह सिलसिला बढ़ता चला गया था। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या कम होगा तापमान। दहशत बढ़ती जा रही है। धरती हदस रही है। हम रेगिस्तान हुए जा रहे हैं। इनसेट 1B से मिले चित्रों के अनुसार बंगाल की खाड़ी पर मानसून के बादल छाए हुए हैं। बारिश अब आई तब आई, पर वेदर ऑफिस का दस्तूर बाइज्जत बरकरार है। जो बता रहे हैं उसका ठीक उल्टा हो रहा है। बारिश न अब आ रही है न तब। भैंसें गंदे सूखते नालों में मोटी थुलथुल डुबकी लगाकर कीचड़ से सनी मरी मरी पीली आँखों से हमें घूरती है। पल भर में कीचड़ सूखी पपड़ियाँ बनकर उनकी भूखी शक्लों को भयानक बना देता है। हम उनकी हसरत अपनी आँखों में भरकर हाँफ रहे हैं। दांतों के बीच गर्म हवा किटकिटा रहे हैं। चलो अभी निकल लें, वीकेंड है, गौतम ने कहा। तबीयत अच्छी नहीं है, मैंने सुस्ती से कहा। उसने पना का गिलास मेरे हाथों में दिया और मांदगी छाने लगी मुझ पर। अरे, मक्खी मच्छर भी बेदम गिरे जा रहे हैं। डीडीटी जिन्हें ना मार पाई, इस गर्मी ने उनके भी पर जला दिए। हम तुम क्या चीज़ हैं। गौतम मेरे मरियल हाल पर हंसा। और अचानक ही हम यहाँ चले आए। यहाँ के बड़े बड़े कमरे खोले तो वह हंसने लगी और गौतम उसे चूमने लगा और चेहरे तप रहे थे। गर्मी तो है यहाँ भी, पर आराम वाली, गौतम बोला, दम घोटने वाली नहीं। मुझे लगा फटकारने। और तुम और किसी को दोष ना दो, तुम्हारे अंदर है लुआर। यहाँ सनसनाती लू नहीं थी, स्थिर सन्नाटा था, जिसके परिमोहन में कुछ भी हो सकता था। नीचे पारदर्शी पत्थर सा तालाब था, जिसमें दूर कहीं से आई नदी का पानी ठहर गया था, शांत और गहरा। बाढ़ आएगी तो बांध के फाटक खोल देंगे और पानी बलबला के फटेगा, पर अभी चुप था। सब सोख के पत्थर बना हुआ, पूरे आकाश को अपने में बंद किए। इस जादुई सन्नाटे में केवल जुगनुओं का झिगमिगाना था। हर चीज़ ऐसी गतिहीन कि कोई कंपन निकला भी तो निकला नहीं कि थीर जम जाता। वह थीर मुझ पर भी अटक गया। ताप अंदर थीर, शीतलता त्वचा पर थीर, गर्मी किसी ताक में चुप। रेस्ट हाउस का चौकीदार उस जमाने की साइकिल खड़ खड़ ठोकता पास के गांव से राशन लेने चला गया।
आम की पेटी हम साथ उठा लाए थे। हम ताल के पास बैठ गए। वह, फिर गौतम, फिर मैं। मैंने पीछे धरती पर हाथ टिका दिए। इतने पानी के करीब, व्युद पिपासा से भरा, उसने भी हाथ पीछे रख लिए, इंच भर भी दूर नहीं मुझसे। हम बैठे रहे। मैंने सिगरेट नहीं निकाली। इस निझोल समा में हिलना वर्जित था। कौन यों भी गर्मी के सिगरेट फूके, खुद ही फूक चुके थे। बस हो यह रहा था, यहाँ की ऊपर त्वचा पे सुरमई ठंडक ठोस होती गई, अंदर गरम लुआर उड़ती रही। सूरज लोप हो गया तो हम टीले पर चढ़ने लगे, रेस्ट हाउस की तरफ। किसी ढलान पर उसने संतुलन रखने के लिए बाँह उठाई। मैंने, जो कभी ना थामता, थामने को अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने, जो बढ़ा के कभी ना हटाता, बीच राह में अपना हाथ हटा दिया। पर वह संभली रही। चौड़े खुरदरे पत्तों वाले ढाक का जंगल था, धूमिल हरा। जब हम रेस्ट हाउस पहुँचे तो निस्मित आकाश नगों से जड़ा हुआ था। चौकीदार बरामदे में किसी जमाने की कद्दावर मेज खींच लाया, पर ना उसके हिलने से स्थिरता हिली, न मेज के घसीटने पर सन्नाटे में फर्क आया, न हवा के गोलों से त्वचा के पार कोई झकोरा आया। वह एक तरफ बैठी आम काटने लगी। मैंने चौंक कर ऊपर देखा, पर वह तो हमेशा की तरह तल्लीन थी, नजरें झुकी हुई, करीने से आम छीलकर टुकड़े काटती हुई। मैं फंसकर उन उंगलियों को देखने लगा, जिनके बीच से आम का लुआब चू रहा था। चाकू नरमी से, झटकों के बिना, एकदम द्रवित गति से धीरे धीरे आम के गूदे पर चल रहा था। एक साथ धार और मखमल का एहसास मानो उंगलियों ने नज़र बनकर मुझ पर मारा। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। फ्रूट बोल का तांबाई ताप उसके मनोदत्त चेहरे पर था। यह चेहरे का ताप धातु पर। उंगलियां आंख बनकर हंस रही थी मुझ पर। आंचल चिढ़ा रहा था। होठों के ऊपर की सुरमई लकीर आकाश से निकलकर सारे वातावरण पर नीले धुएं का अंधेरा बनकर फैल गई थी। सांवली पहाड़ियों पर, कृष्ण तालाब में और ढाक के चौड़े पत्तों के ऊपर। खामोश श्यामल अंधेरा सो उत्पात को निगलकर चुप बैठा था। केवल जुगनू की टिमटिमाहट थी। ऐसी स्थिर सुंदरता देखी है कभी? पर चौकीदार का कहना था, यह भयानक सन्नाटा है, नींद हर लेता है। ऐसी रातों में बड़ा साहब के कमरे में आवाज़ आती है। वह बेचैन होकर इधर से उधर चलता है। उसके दरवाजे का ताला खुद ब खुद खड़खड़ाता है, जबकि हवा का नामो निशान नहीं। चटकनी खुलती है, बंद होती है। कोई खिड़की के रास्ते चढ़ना चाहता है या भागना चाहता है। दीवारों को खुरचता है। हवा का कतरा नहीं, पर सुबह आपको भी दीवारों से खुरचा चूना मिलेगा। जब तक बारिश नहीं आती, इन भीमान रातों में वह तड़पता है। नदी में बाढ़ आई थी। बड़ा साहब भाग गया था और डूब गया था। बरसात के बाद रेस्ट हाउस शांत हो जाता है। अंधेरे में हल्के रोओं के नीचे गोपन मुस्कुराहट मैंने महसूस की। शीशम की आराम कुर्सी पर सिर पीछे गिरा के नीचे फैली नीरवता को अपलक देखता रहा। कुछ नहीं हो रहा, पर जैसे पलक झपकते ही कुछ हो जाए कहीं। चुप में यह खिलवाड़ कैसा, जो मेरी त्वचा पर ठंडा प्रहार चिपका गया है, लेकिन मेरी धमनियों में गर्म हवा के गोलों की खोखली गूंज है। ऊपर शीतल, अंदर दहा। खाल इस तरह से ठंडी, उस तरफ से गर्म। गूंज 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 कहीं। मेरा निलय पता नहीं कहाँ, ऊपर कि भीतर। मैं खड़ा हो गया। गर्मी से भागने के लिए बरामदे के जंगले पर लटक कर नीचे देखने लगा। पहाड़ियाँ, शीशे की झील, ठाक के वन। उस निर्मल दृश्य में गर्मी की मिकदार ढूंढता।
वह मेरे बगल में खड़ी हो गई। बहुत सुंदर है ना? मैंने बिना मुड़े कहा। कैसी तबीयत है अब? वह बोली और हाथ धीरे से मेरे माथे पर रखकर सरकाया, पूरी हथेली से मेरे गाल को ढकते हुए। गरम हवा के गोले किसी श्यामल लकीर के इशारे पर और उछलने लगे। मैंने कस के उसकी कलाई पकड़ ली और उसका हाथ अपने गाल पर दबा लिया। उसकी बड़ी बड़ी आँखों में दयालुता थी, गाढ़े आसमान को समाये। उसने नरमी से हाथ हटा लिया। मैं फिर शून्य में रह गया, बैठ गया। हवा के गोलों की आँख मिचौली से रुष्ट, जो धीरे 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 मेरे अंदर चक्कर काट रहे थे, सुस्ताते, हाँफते, फिर दौड़ते। वहाँ शहर की आग वाली पागल हवा की तरह नहीं, बल्कि अजीब सा इत्मीनान लिए अंदर ही अंदर आत्मविश्वास से घूमती, रेस्ट हाउस की सदियों से अछूती कुर्सी के लक्कड़ की ठंडक वाली मेरी त्वचा को छेद करके ऊपर छलक पड़ने की किसी जल्दी में नहीं, अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती, गर्मी की खोखल बनाती। मैं जहाँ भी था होश खोने लगा। चौकीदार ने वहीं बरामदे में खाना परोसा। मैं खाता गया, पीता गया। नीचे का मंजर फैला रहा। गौतम से बातें चलती रही। वह नीचे देख रही थी। जग से लेकर पानी अपने मुंह पर मारती और छींटे मुझ तक छिटकते। मैंने चौंक कर ऊपर देखा। वह अपने में खोई हमेशा की तरह। हमेशा में हमेशा की मियाद क्या होगी? मैं नीम बेहोशी में खाता रहा, पीता रहा, बोलता रहा, देखता रहा। अंदर वे गोले थे, ऊपर उस जमाने के शीशम की ठंडक थी। गरम लहक अंदर से लगती, ठंडी छाया बाहर स्थिरता से चिपकती। बोलते बोलते हम चुप हो गए। ऊपर आकाश से सांवली लकीर नीचे फैली थी, पर दिख नहीं रही थी। और वहीं कहीं नीचे से कोई अदृश्य सम्मोहन उठा और हर तरफ एक समामा बिछाने लगा। मैं, जो उन्मत्त सा खाए जा रहा था, पिए जा रहा था, उठा। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? पूछा। हाथ हल्के से उसके कंधे पर कपड़े के ऊपर रखा। नहीं। उसने सिर हिलाया और अपना हाथ मेरे हाथ पर धरा कि हम सरक गए। कंधे पर कपड़े से अलग, जहाँ उठान थे, हल्के गड्ढे थे, मुलायम हड्डियाँ थी। मेरे पैरों के नीचे ठोस फर्श हट गई, झील आ गई। और तब न जाने क्यों इस विचित्र जगह के विचित्र सन्नाटे में फंसकर, या हवा के गोलों से दौड़ाए जाने पर थककर, या झील की इस तरावट के पास इस गर्मी से तरसकर, मैंने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया। इधर या उधर निकलने की कोशिश भूल गया। मदालस के रेशों में बंधता चला गया। रेशमी धागे खाल में धीरे धीरे बिंधते गए। रेशमी अंधेरे में उतरता गया। किसी का पैर मेरे पैर से सट गया, पर मैं तो बंधा था, हिलता कैसे? ठहरा हुआ लम्हा था जिसमें रात बीत सकती थी। सपनों की फिजा थी। जंगल में टीले पर रेस्ट हाउस में, झील के किनारे पहाड़ियों से घिरे जुगनुओं की टिमटिमाहट में जलते हुए, पता नहीं गर्म हवा के झकोले पर बैठा अपने कमरे में पहुंच गया, या ठंडे सन्नाटे ने थीर हाथों से उठा के पलंग पर लिटा दिया। बड़े से पलंग पर जिस पे मेरे चारों तरफ खाली स्थान थे। उस जमाने के जब बड़ा साहब अपने चरमराते बूटों से ऊपर नीचे बेचैन घूमता था। उधर जिधर रेस्ट हाउस में कोई नहीं था, बस ताले खड़ खड़ खड़खड़ाने लगते। मैं सुनता रहा उनकी खड़ 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 सन्नाटेदार रात में। खिड़की के नीचे कोई बेताबी से दीवार खुरच रहा था, कहीं भाग पाने के लिए खुरच खुरच। ब्रह्मांड चुप था और बूट चरमरा रहे थे, हाथ खुरच रहे थे। मैंने तपती आँखों से बाहर झांका। एक झील थी, स्याह आकाश और उस पर जड़े नगीनों को समेटे। मैं आँख बंद करता
तो फिर बूट चलते, ताले खड़ खड़ करते और ठीक मेरी खिड़की के नीचे खुरसते नाखूनों में बेचैनी सिमट आती। मैं आंखें खोलता, फिर बंद करता। सन्नाटा, फिर शोर। मेरे अंदर हवा के गोले थे, ऊपर स्तब्धता और बूट और ताले और हाथ। जंगल में जुगनू की टिमटिमाहट थी, गहरी खामोशी और स्वप्न की भयावह सुंदरता। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने हाथ बढ़ाकर सपने का स्वागत करना चाहा, पर रेशम के धागों में बेबस बंधा था। छाया बड़ी मेरे सिरहाने खड़ी हुई, मेरे जलते होंठों पर शीतल होंठ झुके। जंगल शांत खड़ा रहा, खामोश, गहन। ब्रह्मांड चुप था। समय रोवों की लकीर रेशमी रेशमी सांसों को बांधती गई। उस पल दुनिया में कहीं कोई आवाज़ नहीं हुई। मैंने हाथ उठाने चाहे, सपने को पकड़ लेने पर निःशक्त पड़ा रहा। छाया पीछे होती गई, दरवाज़ा हल्के से बंद कर गई। संभावनाओं की दहलीज पर कांपता एक स्पर्श छोड़कर सुबह खिड़की के सामने के पेड़ पर जंगल की सारी चिड़ियाँ आ बैठी, इस मनोरम जगह की शांति भंग करने। कुछ घट गया था उनकी दुनिया में, जिस पर सब की सब एक दूसरे की सुने बगैर एक संग चूं चूं कर रही थी। मुझे तेज बुखार था, हीट स्ट्रोक, गौतम ने कहा। सूरज और तेज हो, इसके पहले लौट चलें। चिंता मत करो। गौतम थोड़ा परेशान था। बारिश जल्दी ही आएगी। आए किसी तरह से बारिश। मैंने आँख खोल के बाहर दहकते आसमान को सरपट भागते देखा, तो यह हवा के गोले मेरे तन से छितर पाए। उसने हाथ बढ़ा के मेरे माथे पर रखा। बुखार काफ़ी तेज है, सीधे हमारे ही यहाँ ले चलो, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। देर तक उसने अपने हाथ से मेरी आँखों को ढके रखा। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।